नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स वन लाइनर के बारे में। तो फटाफट रहेगा ये हमारा इकोनॉमिक्स का वन लाइनर। इसके साथ याद रखिएगा आज हम लोग जो है बजट का, जो छत्तीसगढ़ का बजट है और छत्तीसगढ़ की जो आर्थिक समीक्षा है उनका भी चर्चा करेंगे। उनसे भी क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनको भी देखेंगे। तो पूरा अंत तक आपको वीडियो को देखना है। लगभग 101 प्रश्न जो है इसमें रहेंगे। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो सोशल नेटवर्क के माध्यम से अलग अलग तरीके से जुड़ सकते हैं, जिसको सामने दिया गया है। तो इसके बारे में ज्यादातर आपको सर बताते रहते हैं, तो आप सर के जो वीडियो है उसमें भी जुड़ सकते हैं। और एक चीज और जानकारी दे दूं, आप लोग जो है नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हर दोपहर को एमसीक्यू तो नहीं आता बट वन लाइनर जरूर आने वाले हैं। एमसीक्यू जो है हर रात को 8 बजे सर द्वारा लिया जाता है। तो बिल्कुल आप जो है दोनों का जानकारी चाहते हैं या सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी वीडियोस आते रहते हैं। तो पूरा अगर आप इस सब के बारे में जानकारी चाहते हैं तो बिल्कुल आप नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा ताकि सारी जानकारी आपको समय से मिलते रहे। उसके अलावा लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट करके भी बताइएगा आपको जानकारी कैसी लगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आता है, अर्थशास्त्र में किन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र एक प्रकार का विज्ञान ही है, क्योंकि ये भी क्या अध्ययन से रिलेटेड होता है। तो अध्ययन किसका होगा? उत्पादन का, उपभोग का, विनिमय का, वितरण का। उत्पादन होगा, उसका कोई उपभोग करेगा, उसका विनिमय होगा और वितरण होगा। तो ये सभी का अध्ययन कहलाता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का अध्ययन करने वाले यानी कि उनके जनक बोल सकते हो, शुरुआत में कौन थे? ये अगर क्वेश्चन आए तो याद रखिएगा एडम स्मिथ इनका नाम है, और इन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन नाम की बुक भी लिखी है। तो ये याद रखिएगा, वेल्थ ऑफ नेशंस। इस बुक का भी नाम कभी कभी क्वेश्चन आता है, तो याद रखिएगा। थर्ड क्वेश्चन आता है, किसके अनुसार जो अर्थशास्त्र है धन का विज्ञान है। तो धन के बारे में कौन बात करेगा? हमारे एडम स्मिथ ही बात करेंगे, क्योंकि यही बता रहे हैं क्या है कि अर्थशास्त्र जो है एक विज्ञान है और धन का विज्ञान है। तो ऐसा ही कहते हुए अर्थशास्त्र को जन्म किसने दिया? एडम स्मिथ ने। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, किसके अनुसार अर्थशास्त्र के विकास का विज्ञान है। यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है, जब विकास बात करेगा तब एडम स्मिथ का नाम ना कि किसका आएगा? सैमुअल्सन का नाम आएगा। तो सैमुअल्सन क्या बोलेगा? विकास करेगा। सैमुअल्सन बोलेगा अर्थशास्त्र में विकास होगा, तो विकास का विज्ञान है। ऐसा आप जोड़ के याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उपभोग। उपभोग से क्या तात्पर्य है? अगर कोई वस्तु उत्पादित होती है तो कहीं ना कहीं उसका उपभोग भी किया जाता है। तो वस्तु के साथ साथ सेवा, ये दोनों का ही प्रयोग करना उपभोग कहलाता है। ऐसा नहीं है कि केवल वस्तु उपभोग में आएगी। आप सेवा, कोई इंसान आपको दे रहा है तो आप उसका उपभोग कर रहे हो, उस सेवा को ले रहे हो। जैसे एक प्रकार से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मतलब मैं आपको सेवा दे रही हूँ, तो आप क्या कर रहे हो? उपभोग कर रहे हो उस सेवा का। उसके अलावा कृषि तथा संबंधित जो क्रियाकलाप है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित होते हैं या किस सेक्टर में आते हैं बोला जाए तो आएगा प्राइमरी सेक्टर। कैसे याद रखोगे? कृषि यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़, उसका मूल। तो मूल कहाँ होगा? एक पृथ्वी पे होगा। पृथ्वी से ही कोई चीज उपजती है, तो याद रखिएगा जो भी चीजें जो है धरती से डायरेक्ट उगेगी वो किसमें आएगी? प्राथमिक क्षेत्र। तो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में आते हैं। लेकिन कृषि में आपको पशुपालन हो गया, मछली पालन, ये सारे शामिल किए लिए जाते हैं, इसलिए कृषि के साथ संबद्ध क्षेत्र रखा जाता है। ये सारे प्राथमिक सेक्टर में आते हैं। गैस एवं जलापूर्ति अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र में आते हैं? ये बात कर रहे हैं इंडिया की, तो इंडिया में आता है ये दूसरे स्थान पर। एक बार चेक जरूर करिएगा छत्तीसगढ़ में क्या इसे टर्शरी में रखा गया है या इसे सेकेंडरी में ही रखा गया है, तो एक बार चेक करेंगे। पर गैस एवं जलापूर्ति द्वितीय सेक्टर में आते हैं, अगर द्वितीय क्षेत्र में आते हैं अगर इंडियन इकोनॉमिक्स की बात करें। 8 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं, ऊर्जा। ऊर्जा अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आता है? तो ऊर्जा में याद रखिएगा द्वितीय क्षेत्र में आता है। द्वितीय क्षेत्र यानी कि सेकेंडरी सेक्टर में ही ऊर्जा आएगा। ऊर्जा का क्या होगा? उत्पादन होगा, तो आएगा। उसके बाद 9वां नंबर का क्वेश्चन है जो है पशुपालन, मछली पालन किस क्षेत्र से संबंधित है बोल रहे हैं अर्थव्यवस्था के। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, कृषि के साथ कृषि करने वाले ही पशुपालन भी कर लेते हैं, मछली पालन, तो प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। उसके बाद 10वें नंबर पे है परिवहन। ये किस क्षेत्र में रखा गया है बोलेगा? परिवहन को, तो तृतीय क्षेत्र में। कैसे याद रखोगे? परिवहन यानी कि आपको आने जाने के लिए क्या मिलेगा? सुविधा मिलेगा। सुविधा मतलब क्या? सेवा। सुविधा मतलब क्या होगा आपका? सेवा। तो सेवा कहां से मिलेगा आपको? सेवा वाले उस क्षेत्र से, यानी कि तृतीय क्षेत्र से। उसके बाद ऐसे क्षेत्र जहां सेवाओं का उत्पादन होता है, 11 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कहलाएगा? जहां सेवाओं का उत्पादन होगा, सेवा क्षेत्र यानी कि तृतीय क्षेत्र कहलाएगा। उसके अलावा 12वें नंबर का क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी को अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में रखा गया है या किस क्षेत्र में रखा जाना उचित होगा। तो सूचना प्रौद्योगिकी है तो वो तीसरे क्षेत्र का, क्योंकि हम लोग को एक प्रकार से सेवा देता है, पर एडवांस टेक्नोलॉजी में इसको चतुर्थ सेक्टर के अंतर्गत रखा जाता है, यानी कि चौथा सेक्टर ये एडवांस है। इसको याद रखिएगा, सूचना प्रौद्योगिकी को रखा जाना है, यानी कि इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है हम एडवांस लेवल पे जा रहे हैं धीरे धीरे, तो चतुर्थ पे होगा वो।
13 नंबर का क्वेश्चन है, 13 नंबर का, अर्थव्यवस्था शब्द की उत्पत्ति किस भाषा शब्द से हुई है? तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन जो है आते रहते हैं, फैक्ट ही होते हैं। याद रखिएगा, ग्रीक भाषा के शब्द आइकोमेनिया से। अगर आपको वीडियो की जानकारी अभी भी पसंद आ रही होगी, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन है, लाइक करिए, शेयर करिए, बकायदा कॉमेंट भी करिएगा। और हाँ, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का डिस्टर्बेंस रहती है, थोड़ा गाँव साइड का एरिया है, तो उसको इग्नोर करिएगा। और बिल्कुल जो है 8 PM को आप बिल्कुल एक रिमाइंडर सेट कर लीजिए अपने मोबाइल पे, सर का लाइव रहेगा MCQ का। और आपको दोपहर में लगभग 2 से 3 बजे के बीच जो है, या तो वीडियो में वन लाइनर जरूर आएगा, मतलब दिन में समझ लीजिए 2 से आप 4 समझ लीजिए। जैसे कभी कभी सर जो है डिस्टर्ब रहेंगे किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो मैं आऊंगी, तो वहां पे आप 2 से 4 के बीच समझ लीजिए एक वन लाइनर का जरूर मिलेगा। उसके अलावा सुपरवाइजर की तैयारी करें तो उसका वीडियो आता ही रहता है। CGPSC CG व्यापम के लिए भी कोई सा भी वीडियो हो हमारे चैनल पे आते ही रहता है, तो आपके इसके लिए बाकायदा सब्सक्राइब करना जरूरी है। नए होंगे तो बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं? नियंत्रण किस पे होगा? तो एक प्रकार से दे सकते हो उत्पादन के साधनों पे। तो ये 3 प्रकार का होता है, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित। जहां पे प्राइवेट सेक्टर हो पूंजीवादी, जहां पे जो है समाजवादी, मतलब जहां समाज का जो है संसाधनों पे अधिकार हो, तो इसको नियंत्रित कौन करेगा? सरकार करेगा। और जहां पर प्राइवेट सेक्टर और जो आपका सर्विस सेक्टर जो है, सॉरी आपका जो एक प्रकार से जो बोल सकते हो सरकारी जो क्षेत्र बोल सकते हो, वो दोनों ही रहेगा, तो उसमें आ जाएगा मिश्रित वाले में, मतलब दोनों यहाँ पे प्रभावी दिखेगा। वैश्विक संबंध के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होते हैं बोला जाए? वैश्विक संबंध मतलब क्या? आयात निर्यात के जो, यानी कि आपका एक प्रकार से विदेश व्यापार जैसा आप समझते होंगे सामान्य सी भाषा में। यदि आप किसी के यहाँ व्यापार करने जा रहे हो तो सामने वाला भी आपके यहाँ आके क्या कर सकता है? व्यापार कर सकता है। यही होता है वैश्विक संबंध। तो इसको ध्यान रखिएगा, 2 प्रकार की होगी, या तो खुली होगी या बंद होगी। बंद कैसे होगी? जब आप किसी को ना ही आयात निर्यात का ना कोई आप एक प्रकार से परमिशन ही नहीं दे रहे हो, तो वो बंद अर्थव्यवस्था होगी। जैसे कहाँ की? उत्तर कोरिया की। अगर आप जो है अनुमति देते हो आयात निर्यात दोनों को कि बाहर वाले देश के साथ किया जा सकता है, तो वो किस प्रकार की होगी? खुली अर्थव्यवस्था, जैसे हमारा भारत। 16वां क्वेश्चन पे आते हैं, विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने भागों में बांटा गया है बोल रहे हैं? तो विकास कैसे होगा? तो इसके हिसाब से देख लीजिए, या तो जो है राज्य जो है, मतलब राज्य यानी कि आपका देश समझिए फिलहाल कंट्री को ही, देश या तो विकसित होगा या विकासशील होगा या अल्प विकसित होगा। विकसित मतलब जो पूर्ण रूप से अपने विकास को कर चुका है, अच्छी खासी उसकी इकोनॉमी है, अच्छा खासा GDP वगैरह है उसका, तो विकसित है। विकासशील जो कंटिन्यूटी कर रहा है, सुधार का प्रयास कर रहा है। अल्प विकसित जो बहुत ज्यादा कम ही विकास कर पाए हैं। उसके अलावा 17वें नंबर का क्वेश्चन है, ऐसी व्यवस्था जिसमें उत्पादन का में राज्य का न्यूनतम नियंत्रण हो, जहां पे राज्य प्रभावी ना हो, क्या कहलाएगा? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन की समस्त गतिविधियां राज्य नियंत्रित करे, क्या कहलाएगी? तो याद रखिएगा, समाजवादी। समाज पे पूरा उत्पादन के साधनों का हक होता है, तो उसको नियंत्रित करने वाला क्या कहलाएगा? सरकार, है ना। सरकार जो है जहां पे करेगा, इसलिए समाजवादी अर्थव्यवस्था जहां पे भी होती है वहां पे राज्य यानी कि सरकार नियंत्रण रखती है। उसके अलावा 19वें नंबर का क्वेश्चन है, स्वतंत्र गला काट प्रतियोगिता किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में देखने को मिलती है? तो ये मिलेगी आपको पूंजीवादी। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का गला काट रहा है टाइप का, ऐसा नहीं बोल सकते आप, मतलब आगे बढ़ने का प्रयास करता है। एक उद्योग दूसरे इंडस्ट्री को या दूसरे उद्योग को पछाड़ने का प्रयास करेगा। 20वें नंबर का क्वेश्चन है, फ्रांस और अमेरिका किस प्रकार की अर्थव्यवस्था के उदाहरण है? तो आपको मिलेगा ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का ही बोलबाला है। तो यहाँ पे फ्रांस होगा, अमेरिका होगा, आपको ऐसी चीजें दिखेगी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ही। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र के सहायक के रूप में कार्य करते हैं? तो यहाँ पे यह मिलेगा आपको मिश्रित में, जहां पे सार्वजनिक क्षेत्र तो रहेगा ही रहेगा, निजी क्षेत्र क्या करते हैं कि उसको एक सहयोग के रूप में, सहयोगी के रूप में काम करते रहते हैं। तो हमारे यहाँ भारत में आप देखे होंगे, जहां पे हम सार्वजनिक क्षेत्र पे काम नहीं करा पाते, हम निजी क्षेत्र को लगा देते हैं। तो ऐसे ही मिश्रित अर्थव्यवस्था है हमारा भारत। 22वें नंबर का क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है? याद रखिएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। शायद मैं ज्यादा फास्ट कर रही होंगी, पर वन लाइनर बहुत सारे क्वेश्चन है तो मैं फास्ट वीडियो बना रही हूँ। थोड़ा सा हम जो है सामान्य स्पीड पे लेकर चलते हैं। अगर किसी को फास्ट लगेगा तो दोबारा देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 23वें नंबर का क्वेश्चन है, विश्व बैंक के अनुसार विकसित अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? देखिए, हर जो देश है या राज्य है उसकी अपनी प्रति व्यक्ति आय होती है, पर विश्व बैंक एक मानक तय करता है। इस मानक के अनुसार अगर जो है यहाँ पे दिया है ना, 100, यहाँ पे 120
और ये 56 लिखा है, तो ये 120 56 यानी कि हो सकता है ये एक मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे 12,056 बोल सकते हो। ये थोड़ा सा सर ने जो है इसको अलग तरीके से लिखा हुआ है जो मुझे नहीं समझ में आ रहा था। 12,056 डॉलर या उससे अधिक किसी के पास है तो यहाँ पे वो क्या होगा, एक प्रकार से जो बोल सकते हो विकसित अर्थव्यवस्था होगी। विश्व बैंक के अनुसार विकसित अर्थव्यवस्था क्या होगी, क्या पैमाना है, तो प्रति व्यक्ति आय 12,056 डॉलर या अधिक होना चाहिए। थोड़ा सा वहां पे दिक्कत किया था। विश्व बैंक के अनुसार निम्न मध्यम आय वर्ग वाली विकासशील अर्थव्यवस्था में प्रति आय मतलब व्यक्ति आय कितनी होनी चाहिए। विश्व बैंक क्या बता रहा है, निम्न मध्यम आय वर्ग वाले में विकसित जो विकासशील जो अर्थव्यवस्था होती है, निम्न मध्यम आय यानी कि विकासशील अर्थव्यवस्था, यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय पूछा तो 996 डॉलर से 3895 डॉलर के बीच रहेगा। 996 डॉलर से 3895 डॉलर के बीच रहा तो ये क्या है, निम्न मध्यम आय वर्ग वाली विकासशील अर्थव्यवस्था। उसके अलावा व्यापार अर्थव्यवस्था में किस प्रकार के क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, बोला व्यापार कौन से क्रियाकलाप में आएगा, तो याद रखिएगा तृतीयक क्रियाकलाप में। व्यापार में आप सेवा दे रहे हो, क्या तो आप किसी के साथ आयात कर रहे हो या निर्यात कर रहे हो, एक प्रकार से सेवा का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। तो 25वां क्वेश्चन में आप ये देख लीजिए। 26वां प्रश्न, इस्पात प्रगलन यानी कि आपका जो लौह वगैरह गलाते हैं या जो काम होता है लोहे वगैरह का, वो किस क्षेत्र में आता है बोल रहा है, तो याद रखिएगा द्वितीयक क्षेत्र में। लोहे का उद्योग रहता है, जैसे आपका भिलाई स्टील प्लांट एक प्रकार का क्या काम करता है, इस्पात वगैरह बनाता है, तो द्वितीयक क्षेत्र में है। 27 नंबर का क्वेश्चन है, टोकरी बुनना किस क्षेत्र का क्रियाकलाप है, याद रखिएगा इसको भी द्वितीयक क्षेत्र में लेगा। चाहे वो सूक्ष्म लघु मध्यम किसी भी प्रकार का उद्योग हो, सभी द्वितीयक सेक्टर में ही आते हैं। वस्त्र निर्माण किस क्षेत्र का आएगा, तो वस्त्र निर्माण भी एक प्रकार का कार्य ही कर रहा है, उद्योग ही है एक प्रकार का, तो द्वितीयक क्षेत्र में ही आएगा। तो छोटा मोटा से छोटा चीज अगर उसका जो है निर्माण किया जा रहा है, बनाया जा रहा है उसको, या फिर जो बोल सकते हो कच्चे माल जो आपको प्राथमिक सेक्टर से जो प्राप्त हुआ है उसको प्रयोग करके कुछ नया चीज बनाया जा रहा है, यानी कि वो द्वितीयक क्षेत्र में आएगा, कुछ नया चीज बनेगा, आपको दिखेगा। उसके अलावा 29वें नंबर पे है मछली पकड़ना, तो मछली प्राइमरी सेक्टर का है तो पकड़ना भी प्राइमरी सेक्टर में ही आएगा, ऐसा नहीं कि द्वितीयक सेक्टर में आ जाएगा, है ना। 30 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली में सर्वाधिक रोजगार किस क्षेत्र से आता है, याद रखिएगा तृतीयक सेक्टर से। दिल्ली में सर्विसेज ज्यादा जो है हावी है, सर्विस सेक्टर ज्यादा दिखता है, ये ज्यादातर आपको हर मेट्रो सिटी है वहां पे दिखेगा जहां पे तृतीयक क्षेत्र ज्यादा हावी दिखते हैं। ऐसे काम जिनमें उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं, ये किस क्षेत्र में आते हैं बोल रहा है, ये आएगा चतुर्थ क्षेत्र में। उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण यानी कि इनोवेशन जो होते हैं वो सभी चतुर्थ में आते हैं। अर्थव्यवस्था के विभिन्न चरों लिखा है, चारों नहीं है, चरों है में मात्रात्मक वृद्धि को क्या कहा जाता है। अगर अर्थव्यवस्था के सभी चर में मात्रात्मक वृद्धि हो तो ये क्या है, आर्थिक समृद्धि है। आर्थिक समृद्धि मात्रात्मक वृद्धि को दर्शाता है, यानी कि क्वांटिटेटिव जो आपका ग्रोथ है वो दर्शाता है, क्वांटिटी में वृद्धि होगा चरों में। उसके अलावा किसी अर्थव्यवस्था में होने वाला गुणात्मक परिवर्तन, ये क्या है, गुणात्मक परिवर्तन, ये आर्थिक विकास का द्योतक है। गुणात्मक परिवर्तन यानी कि आपका आर्थिक विकास, मात्रात्मक परिवर्तन यानी कि आर्थिक समृद्धि, दोनों को ध्यान में रखेंगे। मानव विकास सूचकांक का घटक ये पूछा है, क्या होंगे, तो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, जीवन निर्वाह का स्तर, ये तीनों ही दिखाता है मानव विकास सूचकांक को। याद रखिएगा मानव विकास सूचकांक को ये दिखाता है। मानव विकास सूचकांक का अधिकतम और न्यूनतम मान कितना होता है, तो अधिकतम मान 1 होगा तथा न्यूनतम मान 0 होता है। मानव विकास सूचकांक ही बताता है कि किस देश में किस तरीके से स्तर जो है जीवन का या शिक्षा का है, तो यह हर साल ये रिपोर्ट भी आती है। किसी देश में मानव विकास का स्तर अति उच्च माना जाएगा यदि उसके मानव विकास का स्कोर कितना हो, तो याद रखिएगा 0.800 या उससे अधिक हो। अगर इतना कोई देश पॉइंट हासिल करता है तो यानी कि मानव विकास क्या है, वहां उच्च है। आते हैं 37वें क्वेश्चन पे, सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता यानी कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, इसकी अवधारणा किसने दी। वैसे आप देखे होंगे हमेशा हैप्पीनेस रिपोर्ट आते रहती है, तो 1972 में भूटान के एक नरेश थे सिंगमे वांगचुक, ठीक है, नाम थोड़ा है सिंगमे वांगचुक। किसी कोई अगर इसको बुरा मत मानिएगा, अगर किसी इंसान के में सिंग लग जाए तो आप उसको देख के हंसोगे ना, तो वैसे ही याद करिएगा सिंगमे वांगचुक, है ना। तो सकल जो राष्ट्रीय प्रसन्नता है इसकी अवधारणा सिंगमे वांगचुक ने दिया था।
वैश्विक भुखमरी सूचकांक का सर्वप्रथम प्रकाशन कब किया गया? जो वैश्विक भुखमरी सूचकांक आता है ये कब से जारी किया जा रहा है? सबसे पहले प्रकाशन हुआ था 2006 में। 2006 से फिर ये कंटिन्यू आते रहता है, इसका रिपोर्ट आते रहता है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक का स्कोर कितना है, स्केल कितना है? तो 0 से 100 के बीच रहता है। इसमें जो देश है उनको अंक दिए जाते हैं, उसी के आधार पे फिर पूरा जो है डिसाइड किया जाता है, रैंकिंग हर साल निकाली जाती है। 40वें नंबर का क्वेश्चन है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक का सबसे अच्छा स्कोर क्या है? तो ये थोड़ा सा आपको लगेगा 0। भुखमरी सूचकांक जितना 0 के करीब होगा उतना वो देश में भुखमरी कम होगी और उसका जो लेवल है वो अच्छा रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या है? ऐसे क्वेश्चन आपको सीजीपीएससी, सीजीव्यापम किसी भी एग्जाम में हो या आप कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम दे रहे हो, जरूर पूछता है रैंक वाला। बिल्कुल आप इसको लगाइए। यहाँ पे आएगा क्या? 140th है ना, यानी कि यहाँ पे 140 रैंक पे है, 140th रैंक पे आपको दिखेगा क्या? वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021, भारत का ये स्थान है। अभी ये ध्यान रखेंगे। तो अगर अभी तक आपको पसंद आ रहा होगा तो बिल्कुल लाइक शेयर कर दीजिए, नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 42वें नंबर का क्वेश्चन है, क्या आय को पुनः वितरित करने का एक साधन है तथा सरकार की व्यय संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने का एक साधन है? क्या बोल रहा है? क्या आय को पुनः वितरित करने का एक साधन है तथा सरकार व्यय संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने का क्या साधन है? ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आया है। कर है ये, कर को पूछ रहा है। ऐसा कौन सा चीज है जो आय को पुनः वितरित करने का एक साधन है और सरकार क्या कर सकती है? अपनी व्यय संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए यूज कर सकती है। तो कर है, ये सर ने क्वेश्चन बनाया है। क्वेश्चन थोड़ा समझ से बाहर है, पर याद रखें कर हमेशा जो है व्यय संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही जो सरकार है हमारा वो लगाता है, ताकि वो जहां आपका जो है व्यय करना चाह रही है वो कर का यूज कर सके। 43 नंबर पे है हम, ऐसी कर प्रणाली जिसमें आय बढ़ने के साथ साथ कर की दर में कमी हो। आय तो बढ़ रही है पर कर क्या हो रहा है? घट रहा है। तब क्या होगा? यहाँ पे प्रतिगामी कर प्रणाली, याद रखिएगा रिग्रेसिव कहा जाता है इंग्लिश में, प्रतिगामी यानी कि आय बढ़ने के साथ जब कर की दर कम होने लगे तो प्रतिगामी। प्रति होता मतलब जो है दोनों के बीच जो है विपरीत तालमेल दिख रहा है, दोनों साथ में नहीं बढ़ रहे हैं, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, तो इसको प्रतिगामी कर प्रणाली या रिग्रेसिव कर सिस्टम या मतलब टैक्सेशन सिस्टम जो है बोला जाता है। 44 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसी कर प्रणाली जिसमें आय की बढ़ोतरी के साथ कर की दर जो है स्थिर रहे, मतलब आय तो बढ़ रही है पर कर जो है स्टेबल है, उसी में बना हुआ है, ये कहलाता है आनुपातिक कर प्रणाली, ये ध्यान रखिएगा। ऐसी कर प्रणाली 45वें नंबर का क्वेश्चन है जिसमें आय बढ़ने के साथ कर की वृद्धि हो, कर की दर भी वृद्धि हो, यानी कि आय भी बढ़े कर भी बढ़े, दोनों साथ साथ बढ़े, तब क्या कहलाएगा? तो प्रगतिशील कर प्रणाली यानी कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। ये जो रहेगा आपका प्रगतिशील कर प्रणाली, दोनों में प्रगति हो रही है, आय भी बढ़ रहा है, कर की दर भी वृद्धि हो रही है। उसके अलावा 46 नंबर का क्वेश्चन है, प्रगतिशील और आनुपातिक जो कर प्रणाली है का मिश्रण है। ये पूछ रहा है प्रगतिशील और आनुपातिक कर प्रणाली का मिश्रण क्या है, बोल रहा है। एक प्रकार से क्वेश्चन थोड़ा सर ने सेट किया, अलग टाइप का दिख रहा है, तो याद रखिएगा अक्रमिक कर प्रणाली जो होती है वो प्रगतिशील और आनुपातिक दोनों का ही मिश्रण होता है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब एक समय कर की दर स्थिर रहेगी लेकिन धीरे से हम क्या करेंगे? बढ़ा देंगे, तो वो रहेगा अक्रमिक। उसके अलावा 47 नंबर का जो क्वेश्चन है, ऐसा देश जो विदेशियों को अपने यहाँ व्यापार करने के लिए न्यूनतम कर की सुविधा प्रदान करता है, क्या कहलाता है? उन देशों को हम क्या बोलेंगे जो हमको ऑफर देंगे, आजा बेटा आजा व्यापार करने, मैं तुमको न्यूनतम कर लगाऊंगा। तो ऐसे लोग हमारे लिए क्या रहेंगे? स्वर्ग जैसे। तो क्या रहेगा? कर स्वर्ग देश बोल सकते हो आप, कर स्वर्ग देश। मतलब सामने वाला तो ऑफर दे रहा है व्यापार में कम टैक्स लगाऊंगा, तो हमारे लिए कैसा है? वो स्वर्ग के समान है, तो कर स्वर्ग देश कहलाते हैं। 48वें नंबर का क्वेश्चन है, गलत जानकारी देकर कर बचाना, ये क्या कहलाता है? जो आजकल करते हैं कर चोरी यानी कि कर अपवंचन, टैक्स जो चोरी करते हैं उसी को कहा जाता है कर अपवंचन। कहीं पे आप बोल दोगे कि मैं ये जो है ये फलाना ढिकाना जो है छोटा सा बिजनेस खोल दिया हूँ, कहीं पे बोल दोगे आप मैंने जमीन खरीद ली, ऐसा बोल के जो लोग कर बचाते हैं उन्हीं को बोलते हैं कर अपवंचन करना। या फिर अगर कोई व्यक्ति मना करे, कर वंचना जिसको कहा जाता है, कोई व्यक्ति मना कर रहा है मतलब कर वंचना कर रहे हैं, उसी शब्द से बना है कर अपवंचन। 49 नंबर के क्वेश्चन पे है, आयकर एक प्रकार का कौन सा कर है? तो याद रखिएगा ये प्रत्यक्ष कर है। आयकर कैसा है? एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है। आते हैं 50 नंबर के क्वेश्चन में। चलो 50% हमारा क्वेश्चन लगभग समाप्ति की कगार पे है। अभी तक लाइक नहीं किए होंगे तो चलिए जल्दी जल्दी करिए,
नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिल्कुल हमारा जो है दिन में वन लाइनर आएगा और रात में 8 बजे एमसीक्यू आते रहता है और वीडियोस भी आते रहते हैं। बिल्कुल जानकारी के लिए आपको सब्सक्राइब करना जरूरी है। चलिए, निगम कर कौन से प्रकार का कर है बोल रहा है, तो एक प्रकार का ये प्रत्यक्ष कर होता है, याद रखिएगा। उसके अलावा 51 नंबर पे है केंद्रीय उत्पाद शुल्क, एक प्रकार का किस प्रकार का कर है? एक प्रकार का कर है मतलब ये सर ने जो है डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया हुआ है, डायरेक्ट लाइन पे लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा आपको क्वेश्चन में दिक्कत करेगा। ये एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, केंद्रीय उत्पाद शुल्क किस प्रकार का कर है? एक प्रकार के बजाय आप किस प्रकार का बोलिए तो अप्रत्यक्ष कर है। ब्याज किस प्रकार का कर है? तो किस प्रकार का कर है? या ब्याज याद रखिएगा प्रत्यक्ष कर है, ब्याज भी प्रत्यक्ष कर है। उपहार ये किस प्रकार का कर है? इस प्रकार का कर है, ये प्रत्यक्ष कर है। ये सब में आप जो है ये एक प्रकार को किस प्रकार कर दीजिएगा तो ज्यादा बेटर आपको समझ आएगा, प्रत्यक्ष कर है। उसके अलावा सेवा किस प्रकार का कर है? तो सेवा जो है ये भी अप्रत्यक्ष कर है, आपको दिखाई नहीं देगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम जो है क्या कर रहे हैं, अभी लिख रहे हैं ना, लिखने में जो चीजें बनी हुई है वो किसी न किसी व्यक्ति ने बनाया होगा, तो हमको क्या उसने सर्विस दिया, क्या हम देख पाए उस चीज को? सेवा कभी दिखाई नहीं देती, इसलिए जो है, और सेवा पर जो कर लगता है वो भी अप्रत्यक्ष कर है। ऐसा याद रखने के लिए आप कर सकते हो। मतलब सेवा कर को अगर आपको याद करना है, प्रत्यक्ष रहेगा अप्रत्यक्ष रहेगा, तो आप कैसे याद करोगे? आप बोलोगे हम जो लिख रहे हैं किसके माध्यम से? पेन के माध्यम से। हमें थोड़ी पता चला सेवा किसने दिया, तो सेवा कर पे जो लगेगा वो भी अप्रत्यक्ष कर रहेगा। इसीलिए जो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो रहता है, वो एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर इसी के कारण होता है। लेफर वक्र किससे संबंधित है? ये याद रखिएगा, आयकर से संबंधित है। उसके अलावा गैर शहरी अचल संपत्ति पर लगने वाला कर किस प्रकार का कर है पूछा जा रहा है। तो गैर शहरी अचल संपत्ति, जो गैर शहरी है वहां पे कौन सा जो है टैक्स लगेगा? राज्य सरकार द्वारा लगाया जाने वाला जो प्रत्यक्ष कर है, राज्य सरकार जो लगा रही है प्रत्यक्ष कर, वही चलेगी कहां पे? गैर शहरी अचल संपत्तियों पर, तो ये याद रखिएगा। उसके अलावा 57 नंबर के क्वेश्चन है, जीएसटी कब लागू हुआ? वैसे ये ओल्ड हो गया है, याद रखिएगा 1 जुलाई 2017, लोगों को याद ही होगा जीएसटी कब लगा, 1 जुलाई 2017, ध्यान रखिएगा। जीएसटी परिषद में कोरम कितना होता है? कोरम क्या होता है बोल रहा है, मतलब कोरम कितना होता है ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो याद रखिएगा 50% चाहिए रहता है जीएसटी परिषद में कोरम के लिए, ध्यान रखेंगे। जीएसटी परिषद में किस प्रस्ताव के पारित होने के लिए आवश्यक बहुमत, मतलब किस प्रस्ताव के पारित होने के लिए बहुमत चाहिए रहता है? तो याद रखिएगा इसको, 3/4 बहुमत जो है किसी भी प्रस्ताव को पारित होने के लिए रहता है। ये सर के क्वेश्चन है, थोड़े अजीब आपको दिखेंगे क्योंकि अर्थव्यवस्था के पूरे हर चीज अजीब है, तो सर भी ने अजीब ही क्वेश्चन सेट किया है, तो इसमें बिल्कुल आप धोखा मत खाइएगा, डायरेक्ट आप क्वेश्चन बना सकते हैं। जीएसटी परिषद में किसी प्रस्ताव के पारित होने के लिए आवश्यक बहुमत क्या है? इस तरीके सब में आप क्या लगा दीजिए, सर ने क्या वर्ड जो है भूल गया है आज, है ना, थोड़ा दिमाग उनका डिस्टर्ब रहा होगा, बेचारे का जो है लाइट गोल था, तो आप उनको इग्नोर करिएगा। चलिए 3/4 था। 60वें नंबर पे आते हैं, जीएसटी पंजीयन अंक कितने अंकों का होता है? जीएसटी में जैसे पंजीयन होगा तो 15 अंकों का मिलेगा, किसी को भी अगर जीएसटी में पंजीयन का अंक मिलेगा तो 15 अंक उसमें रहेंगे, हर किसी का ये अपना नंबर होगा, ये याद रखेंगे। उसके अलावा 61 नंबर के क्वेश्चन पे है, फिलिप्स वक्र का संबंध किससे है? फिलिप्स वक्र क्वेश्चन बार बार आते हैं, ये सारे वक्र हैं, लेफर वक्र, फिलिप्स वक्र या किसी का सूचकांक है, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। ये कॉन्सेप्ट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देंगे और आपसे बनेगा नहीं, यहाँ पे तैयारी कर लो 101 क्वेश्चन में से तो मान के चलो 2-3 फंस जाएंगे आपके एक ही एग्जाम में, है ना। तो बिल्कुल यहाँ पे याद रखिएगा, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का संबंध बताता है फिलिप्स वक्र, ये ध्यान रखेंगे। चलिए आते हैं, आप थोड़ा सा क्वेश्चन का जो है चेंज करते हैं। 61 क्वेश्चन तो पूरा इंडियन इकोनॉमिक्स पे था, अभी हम आते हैं थोड़ा सा यहाँ पे स्टेट वाला। लगभग जो है आपको 40 क्वेश्चन स्टेट से मिलेंगे, तो मैंने बजट का उठाया हुआ है और आर्थिक समीक्षा दोनों का उठाया हुआ है। पहले आते हैं 62 नंबर के क्वेश्चन पे, छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा इस वर्ष कौन सा बजट पेश किया गया है? यानी कि कौन सा बोला तो कौन से नंबर का, याद रखिएगा 22वां बजट था ये। कैसे याद रखोगे? 21-22 तक चलेगा, मतलब 22वां बजट। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बजट प्रस्तुत करने की तिथि क्या थी? कौन सी तिथि को किया? तो 1 मार्च 2021 को किया, ठीक है, 1 मार्च 2021। फरवरी में लगभग जो हमारा इंडिया का आता है तो 1 माह बाद ही शुरू होता है, तो 1 मार्च 2021। याद नहीं होना तो याद रखना, मार्च से एग्जाम चालू होता था ना पहले 12th का, तो उसी से याद रख लेना, 1 मार्च से जो है बजट हमारे यहाँ आया, नया बजट प्रस्तुत हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है कि बजट जो है जिस दिन प्रस्तुत हुआ उसी दिन बजट सत्र शुरू हुआ हो। सरकार क्या करती है, पहले
विधानसभा में बजट सत्र शुरू कर देती है। उसके बाद पूरा चर्चा वर्चा चलते रहता है, लास्ट में फिर बजट क्या आता है, प्रस्तुत किया जाता है। तो बजट सत्र कब से प्रारंभ हुआ, तो चूंकि 22वां जो बोल सकते हो 2021-22 का बजट था, तो याद कैसे करोगे, 22 फरवरी से होगा। 21-22 का बजट तो 22 फरवरी 2021 से शुरू होगा, ऐसे याद रखना। 21-22 का बजट तो 22वां बजट था और 22 फरवरी 2021 को ही शुरू हुआ था बजट सत्र जो है छत्तीसगढ़ राज्य का। क्वेश्चन पूछ सकता है ना। 65 नंबर पे आते हैं, छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट प्रस्तुत करने वाले मंत्री कौन थे। वैसे मुख्यतः वित्त मंत्री करते हैं, पर हमारे यहाँ अभी वित्त मंत्री जो है भूपेश बघेल ही हैं, जिन्होंने तीसरा बजट अपना पेश किया है, यानी कि उनके सरकार में आने के बाद ये तीसरा नंबर का बजट था। उसके अलावा 66 नंबर के क्वेश्चन पे है, बजट 2021-22 हेतु जो राज्य की कुल आय है वो कितनी अनुमानित है। तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछता है। 97,145 करोड़ रुपए में रहता है, ये राज्य की कुल आय अनुमानित की गई है। पिछला जब 2020-21 का था उसमें 96,091 था, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको ये कैसे याद रखना है, वर्तमान में कितनी आय अनुमानित है राज्य की, 97,145 करोड़ रुपए, ऐसा याद रखना, 97,145 करोड़ रुपए। तो पिछला को इसलिए देखने की जरूरत है क्योंकि पिछले से ज्यादा ही दिखेगा। 67 में आप क्वेश्चन में क्या है, राज्य का कुल कितना व्यय अनुमानित है पूछा, ये मेरे बनाए हुए क्वेश्चन है। तो व्यय में आएगा तो 97,106, ठीक है। आय हमारा ज्यादा अनुमानित है, व्यय हमारा थोड़ा सा कम है। तो 97,145 आय, तो 97,106 क्या रहेगा, व्यय रहेगा। पिछले साल ये कितना था, तो 95,649 था। तो पिछला का भी हल्का सा देख के रखो, बाकी इस साल का ही चांसेस है कि पूछे, पर क्या पता पिछला का भी उठा दे, है ना, कई एग्जाम में दिखा गया है। 68वें नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं, राज्य का राजस्व घाटा बजट 2021-22 के अनुसार कितना अनुमानित है। राजस्व या तो घाटा होगा या अधिक होगा। तो यहाँ पे घाटा हुआ है इस साल -3,702 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। तो ये याद रखिएगा। पिछला राजस्व अधिक क्या था, जो कि 2,431 करोड़ रुपए हमको मिला था, अधिक क्या मिला था 2,431 करोड़ रुपए। लेकिन हमने इस साल बोला है कि इस साल हम लोग घाटे में रहेंगे, क्यों, कोरोना था तो काफी चीजें हुई नहीं है। 69 नंबर का क्वेश्चन है, राज्य का सकल वित्तीय घाटा बजट 2021-22 के अनुसार कितना अनुमानित है। सकल वित्तीय घाटा पूछ रहा है, याद रखिएगा, -17,461 करोड़ रुपए ये वित्तीय घाटा होने वाला है, ऐसा गवर्नमेंट ने बताया है। बजट 2021-22 के अनुसार राजस्व व्यय कितना अनुमानित है। पूरा बजट 2021-22 का है, तो अगर मैं ना भी बोलूं तो समझिएगा 2021-22 का ही है राज्य का बजट। व्यय पूछ रहा है तो यहाँ पे 83,027 करोड़ रुपए ये व्यय करने वाला है, ये याद रखिएगा। राजस्व व्यय है, राजस्व व्यय 83,027 करोड़ रुपए, याद रखिएगा। राज्य का व्यय नहीं है, राज्य में भी राजस्व का व्यय है 83,027 करोड़ रुपए। और पूंजीगत व्यय कितना बताएगा, तो बाकी जो बचा हुआ है यानी कि 13,839 करोड़ रुपए ये पूंजीगत व्यय है। राजस्व व्यय 83,027 करोड़ रुपए, पूंजीगत व्यय 13,839 करोड़ रुपए, ऐसा याद कर सकते हो आप। 72 नंबर के क्वेश्चन है, डायरेक्ट बजट में अल्पकालीन कृषि कर्ज बांटने के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि ये सभी चीजें जो है आजकल हो रही है और दिखती भी है, मतलब सामने में आते रहता है फोटो वोटो विज्ञापन में, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। याद रखिएगा, अल्पकालीन कृषि कर्ज बांटने के लिए लगभग 5,900 करोड़ रुपए जो है आवंटित किए गए थे। राज्य के बजट 2021-22 में कितने रुपए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए दिए गए। ये क्वेश्चन बिल्कुल याद रखिएगा क्योंकि मुझे लगा है कि ये क्वेश्चन हो सकता है उठा दे। याद रखिएगा 5,703 करोड़ रुपए जो है ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना में जो है इन्वेस्ट किया जाएगा। कैसे याद रखोगे, 57 है ना, राजीव गांधी जी 57, ऐसे याद रखना, राजीव गांधी जी 57, तो 5703 यानी कि 5,703 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट किया जाएगा एक प्रकार से। उसके अलावा किसानों को की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए एक योजना भी इसी बजट से घोषित हुई थी, चिराग योजना, ये लाई गई थी। तो इसके लिए बजट में कितना करोड़ रुपए की राशि जो है पहले से प्रावधान कर दिया गया था, 150 करोड़। 150 करोड़ की राशि जो है इस बजट में दी गई है और ये चिराग योजना शुरू की जाएगी, ऐसा जो है घोषणा हुई थी। चिराग योजना का पूरा नाम हो सकता है क्वेश्चन पूछते, छत्तीसगढ़ इंक्लूसिव रूरल
एंड एक्सिलरेटेड एग्रीकल्चर ग्रोथ, यानी कि चिराग, यहाँ पे देख सकते हैं आप, छत्तीसगढ़ इंक्लूसिव रूरल एंड एक्सिलरेटेड ग्रोथ, एग्रीकल्चर ग्रोथ बोल सकते हो, यहाँ पे आपको चिराग, एक और ए मान सकते हो आप, यहाँ पे कर सकते हो आप। तो यहाँ पे चिराग योजना जो है ये पूरा चला है। एक बार चेक करिएगा चिराग में डबल ए है क्या, मेरे ख्याल से एक्सिलरेटेड एग्रीकल्चर बोल रहा है तो यानी कि डबल ए होना चाहिए, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, एक बार चेक कर लेंगे बिल्कुल आप लोग। अगर हम लोग को जो है मेरे को मिलेगा तो मैं तुरंत पिन कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। चिराग जो योजना है ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, ये क्वेश्चन भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे तीन अंक मतलब तीन अलग अलग जानकारी को एक साथ ले लिया है। किसके द्वारा बोला, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। कब शुरू किया गया, तो 24 नवंबर 2021। घोषणा भले बजट में हुई थी पर 24 नवंबर 2021 को यह शुरू किया गया था। कहां से शुरू किया गया था बोलेगा, तो जगदलपुर, याद रखना, ठीक है। सबसे जो बोल सकते हो बस्तर क्षेत्र, जिनको ज्यादा डेवलप की जरूरत है, तो उस एरिया का जो बस्तर रीजन का मुख्यालय कौन सा है, जगदलपुर, तो वहां से याद कर सकते हो। 24 नवंबर 2021, जस्ट संविधान दिवस आने से पहले ही शुरू आ गया था आपका, 24 नवंबर 2021 को, है ना। वैकेंसी जारी होने से पहले ही हो गया, 2 दिन पहले, ऐसे याद रखना। उसके अलावा चिराग योजना प्रदेश के कितने जिलों में संचालित है, ये पूछा, तो याद रखिएगा 14 जिले, जो 14 जिले के आदिवासी विकास खंडों में आपको दिख जाएंगे। इसमें आप ऊपर के 5 जिलों को ले सकते हो और नीचे के 7 जिलों को ले सकते हैं, यानी कि बस्तर के 7 और ऊपर सरगुजा के 5 ही को लेना फिलहाल के लिए, 12 हुए, और एक मुंगेली, एक बलौदा बाजार, टोटल मिला के 14 होंगे। चिराग योजना हेतु सहायता राशि किन किन लोगों ने योगदान दिया है, तो याद रखिएगा विश्व बैंक का रहेगा, IFAD का रहेगा और छत्तीसगढ़ शासन, ये तीनों मिलके ही चिराग योजना को संचालित करेंगे। ऐसा नहीं है अकेला छत्तीसगढ़ देगा, है ना, विश्व बैंक सहयोग दे रहा है। ये क्वेश्चन इस साल का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चिराग योजना, ध्यान रखिएगा। कृषि पंपों के ऊर्जीकरण, यानी कि कृषि पंप जो हम हैं उनमें जो है बजट का कितना प्रावधान किया गया है 2021-22 में, कितने करोड़ रुपए का। अगर मैं गलती से कहीं पे 20-21 बोल डाली होंगी बजट में, तो याद रखिएगा 2021-22 का बजट चल रहा है अभी। बजट जो है हमारा करंट ईयर पे चलता है और आर्थिक समीक्षा पीछे चलती है। तो कृषि पंपों के लिए कितना दिया गया है, सीधी भाषा में समझे तो 150 करोड़ रुपए दिया गया है कृषि पंप में के लिए, 150, ठीक है। कृषि पंप में क्या करेगा, 150 करोड़ रुपए देगा। कृषक जीवन ज्योति योजना के लिए राज्य के बजट में जो इस साल का था 21-22 का कितना करोड़ रुपए मिला है, तो 2500 करोड़ रुपए। किसानों को ज्यादा देगा तो 2500 करोड़ रुपए देगा, ठीक है। जीवन ज्योति योजना, कृषक जीवन ज्योति योजना में 2500 करोड़। उसके अलावा GSDP, अब यहां से इकोनॉमिक सर्वे शुरू, इकोनॉमिक सर्वे का जो है यहाँ पे बोल सकते हो, इकोनॉमिक का यहाँ पे सर्वे का शुरू हो गया, क्या डेटा आपका जो है। तो इकोनॉमिक सर्वे में क्या क्या पढ़ने वाला है, मेरी राइटिंग पे मत जाइएगा। इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, जैसे राज्य में जो है हमारा जो भी चीजें हुई है, क्रियाकलाप हुई है, इन सभी का एक बोल सकते हो एक अनुमान, और कितना जो हमको लक्ष्य जो है प्राप्त हो चुका है, वो सारे का डेटा पूरा आता है। हर साल ये आता है, ये एक साल आपको पीछे दिखेगा। जैसे बजट क्या आया, आगे इसके लिए आया, आगे हमको क्या प्लान करना है 21-22 में, लेकिन जो हमारा आर्थिक समीक्षा है वो हमने पिछले साल में जो चीजें की हुई है उनका पूरा ब्यौरा लेके आता है। तो जैसे बजट आएगा वैसे ही आर्थिक समीक्षा आएगी साथ साथ। तो याद रखिएगा 2020-21 का जो आर्थिक समीक्षा हमारे पास आया हुआ था वहां पे यही मिलेगा 2020-21। तो हम इस पे देखते हैं, पहले देखते हैं GSDP में स्थिर मूल्य पर वृद्धि दर पूछा है। GSDP यानी कि राज्य का जो होता है ना, सकल घरेलू उत्पाद, राज्य वाला GSDP, उसमें वृद्धि दर पूछा है, कितने % रहेगा, वो भी स्थिर मूल्य। स्थिर मूल्य मतलब हमारा जो 2011-12 आधार वर्ष रहता है उसके आधार पे पूछता है, तो -1.77% रहेगा। सबसे न्यूनतम इस बार अनुमानित है वृद्धि दर, ये ध्यान रखिएगा इसको भी। 82 नंबर का क्वेश्चन है, वर्ष 2012-13 से लेकर 2020-21 तक औसत वृद्धि दर स्थिर भाव पर कितना प्रतिशत है। ऐसा मान लिया जाता है, ऐसा कई बार क्वेश्चन में आते रहता है कि आप औसत वृद्धि दर बताइए। तो याद रखिएगा औसत वृद्धि थी 5.09%, 5% से ऊपर ही है, ऐसे याद रखना 5.09%। एक चीज जो आप अपने से करिएगा, किस किस वर्ष ऋणात्मक रही है, किस किस वर्ष धनात्मक रही है, बिल्कुल उसको नोट करके रख लीजिएगा। पिछले बार CGPSC में ऐसे क्वेश्चन आ गए थे। और कितनी बार ऋणात्मक हुआ है, कितनी बार धनात्मक, वो भी कर लीजिएगा बाबा, वो भी हो सकता है आ जाए, है ना। 83 नंबर का क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पर यानी कि निवल राज्य घरेलू उत्पाद के आधार पर कितना है। अगर ये पूछा जाए तो याद रखिएगा आप 1,04,943 रुपए, ये क्या है, प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पे है, निवल राज्य घरेलू उत्पाद के आधार पे है। उसके अलावा आर्थिक सर्वेक्षण यही है हमारा 20-21 के अनुसार,
छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुसार बोल रहा है। यह सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आधार पे बोल रहा है, थोड़ा सा बढ़ा दिखेगा इसमें आपको 1,17,615। निवल बोला तो A104943 है ना, ऐसे हम फोन नंबर याद करते हैं वैसा। अगर आपको बोला सकल राज्य में तो यहाँ पे याद रखिएगा 117,615, ऐसा करके याद कर सकते हो 117,615 या फिर 117,615, इस तरीके से भी याद कर सकते हो। जैसे आपको क्या है, निवल राज्य घरेलू उत्पाद का आपको के आधार पे अगर प्रति व्यक्ति आय बोला 104,943 और सकल के आधार पे बोला तो 117,615, इस तरीके से भी याद कर सकते हो आप। आर्थिक विकास दर 85 नंबर का क्वेश्चन 2020-21 के अनुसार अनुमान कितना है बोल रहा है। स्थिर मूल्य पर आर्थिक विकास दर मतलब इस स्थिर मूल्य पर जो आर्थिक विकास दर है वो कितना प्रतिशत की वृद्धि रखा रहेगा ये बोला है सीधी सीधी भाषा में। तो आर्थिक विकास दर में हमको वृद्धि कमी दिख रही है पर हम बोलते हैं इसको ऋणात्मक वृद्धि। वृद्धि को दर्शाते हैं तो ऋणात्मक वृद्धि है -0.14% की। माइनस जो 0.14% है वो ऋणात्मक वृद्धि आर्थिक विकास दर में दिखने वाली है हमको। 86 नंबर का क्वेश्चन सकल राज्य घरेलू उत्पाद का आकार स्थिर मूल्य पे कितना है। जो आकार है कितने रुपए का रहेगा तो याद रखिएगा 2,45,451 करोड़ रुपए। 245,451 कैसे याद रखोगे, 245,451 करोड़ रुपए ये राज्य का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GSDP का आकार है। प्रचलित मूल्य पर अगर इसका प्रचलित मूल्य पर सकल घरेलू राज्य उत्पाद कितना है ये बोला तो याद रखिएगा यही रहता है, इसी का उत्पाद का आकार ही पूछ रहा है पर ये प्रचलित मूल्य पे तो थोड़ा ज्यादा दिखेगा तो 350,269 करोड़ रुपए यानी कि 3,50,269 करोड़ रुपए। इसको आप डेटा को तोड़ तोड़ के याद करेंगे तो ही होगा। ये सारे मैं क्वेश्चन फॉर्मेट में इसलिए दे रही हूँ ताकि आप वहां पे क्वेश्चन आए और यहाँ से मान लीजिए प्रैक्टिस किए हो, पढ़ना तो आपको ही है पर प्रैक्टिस किए हो तो तुरंत बन जाए। अगर आपको अभी भी जानकारी जो है अभी आप लाइक नहीं किए हो, कॉमेंट नहीं किए हो, शेयर नहीं किए हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो, नए हो तो बिल्कुल कर दो भाई, अभी क्वेश्चन बचा ही है। 88 नंबर का क्वेश्चन है हमारा सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 2020-21 का जो है अग्रिम अनुमान के अनुसार प्रचलित मूल्य में वृद्धि कितना प्रतिशत होगा। तो स्थिर मूल्य पे तो हम देख ही लिए हैं, प्रचलित मूल्य पे याद रखिएगा ये थोड़ा पॉजिटिव है 1.54%। अगर आपको दिखेगा प्रचलित यहाँ पे स्थिर मूल्य पे तो -1.77 है और प्रचलित मूल्य पे 1.54 है, इसमें जो है बढ़ोतरी है। 89 नंबर का क्वेश्चन आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का स्थिर मूल्य के आधार पर योगदान कितना प्रतिशत है। यानी कि जो हमारा GSDP है उसमें कृषि एवं जो संबद्ध क्षेत्र है उसका पूछ रहा है स्थिर मूल्य पर कितना प्रतिशत योगदान देगा वो। तो 17.64% उसका स्थिर मूल्य पर है। 1764 ऐसे याद रख सकते हो 1764%। 90 नंबर का क्वेश्चन है आर्थिक समीक्षा के अनुसार, चलो इसको मैं बार बार नहीं बोलती जल्दी से लेती हूं, इसी के अनुसार उद्योग क्षेत्र का पूछेगा तो उद्योग क्षेत्र में याद रखिएगा स्थिर मूल्य पे ही चल रहे हैं 46.43 या 4643 ऐसा कर सकते हो 4643। उसके अलावा जो है 91 नंबर का क्वेश्चन में क्या है, अब सेवा क्षेत्र का पूछ रहा है स्थिर मूल्य पर कितना है तो इसको याद रखिएगा 35.94 ये रहेगा, ये भी स्थिर मूल्य पे। तो प्रथम तीन क्या है, पहला वाला कृषि का है स्थिर मूल्य पे 1764, दूसरा वाला उद्योग का है स्थिर मूल्य पे तो 4643 और तीसरा वाला सेवा का है वो भी स्थिर मूल्य पे याद रखिएगा 3594। तो 1764, 4643, 3594 ऐसा एक सीक्वेंस में आप याद रख सकते हो। फिर आते हैं अब थोड़ा प्रचलित पे, तो फिर तीनों को लेते हैं, पहले कृषि को लेते हैं, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का प्रचलित मूल्य पे योगदान तो देख लीजिए 22.69 है ना, 22.69। आर्थिक समीक्षा के अनुसार ही बोल रहा है उद्योग क्षेत्र का प्रचलित मूल्य पे तो याद रखिएगा इसको 39.62 और इसी प्रकार सेवा क्षेत्र का बोला तो इसका कितना रहेगा आपको 37.69 याद रखिएगा। अगर इसको रखना है तो यहाँ पे ऐसा लिख दीजिएगा एग्रीकल्चर है ना, उसके अलावा इंडस्ट्री, उसके अलावा से हाँ AIS मत करिएगा, AIS करिए है ना। एग्रीकल्चर तो 22.69, आई फॉर इंडस्ट्री यानी कि उद्योग में प्रचलित मूल्य पे तो 39.62, एस फॉर सर्विस तो सर्विस में 37.69 कितना किसमें रहेगा आपका प्रचलित मूल्य पे सेवा क्षेत्र का रहेगा। फास्ट मोड पे है वीडियो, किसी को अगर फास्ट लग रहा होगा स्लो करके देख लीजिएगा, पर ये वन लाइनर है, ज्यादा से ज्यादा कम टाइम में हम लोग करवाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो ऐसा आप बना के भी याद कर सकते हो या एक साथ लिख लेना, यहाँ पे स्थिर को कर लीजिएगा और यहाँ पे प्रचलित को कर लेना और तीनों को एक साथ ही ऐसे सीक्वेंस में याद करके रख लीजिएगा।
चलिए आते हैं प्रचलित मूल्य पर जीएसडीपी में क्षेत्रवार योगदान के अनुसार किस वर्ष उद्योग क्षेत्र में न्यूनतम वृद्धि दर्ज की गई है। अगर हम क्षेत्रों को बांटे तो ऐसा कौन सा वर्ष था जहां पे न्यूनतम वृद्धि देखी गई है किसी सेक्टर में, यानी कि आपका अगर देखें हम तो इसी साल का बता रहा है, मतलब कि उद्योग क्षेत्र में न्यूनतम वृद्धि दर्ज की गई है ये बताया है। तो ये याद रखिएगा 2020-21 ही ऐसा था जब उद्योग क्षेत्र में सबसे न्यूनतम वृद्धि दर्ज की गई है। यानी कि जीएसडीपी में जितने भी क्षेत्र योगदान देते हैं उसमें अगर देखा जाए तो अभी तक जितने वर्षों में योगदान देता आया है उसमें उद्योग क्षेत्र सबसे कम वृद्धि इसी 2020-21 में दर्ज किया है। कारण है कोरोना, जिसके कारण इंडस्ट्री बंद थी। उसके अलावा प्रचलित मूल्य पर जीएसडीपी में क्षेत्रवार योगदान के अनुसार किस वर्ष सेवा क्षेत्र में न्यूनतम वृद्धि दर्ज की गई है, तो ये भी इसी वर्ष आएगा। सेवा क्षेत्र में भी न्यूनतम वृद्धि दर्ज की गई है। अब तक जितना हम देखते हैं प्रचलित मूल्य पर उसमें सबसे न्यूनतम वृद्धि इसी साल देखने को मिली है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार स्थिर मूल्य पर कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि किस क्षेत्र में हुई है। कृषि के अंतर्गत भी पूछ रहा है कौन सा, कृषि में भी कौन सा चीजों पे आया, ज्यादा वृद्धि किस क्षेत्र में हुई, तो फसलों पे हुई है। फसल जो है ज्यादा हुए है, फसलों में ज्यादा वृद्धि हुई है, कृषि में भी फसल में ज्यादा वृद्धि। इसी प्रकार पूछ रहा है स्थिर मूल्य पर उद्योग क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि किस क्षेत्र में हुई है। आर्थिक सर्वेक्षण वही है इसलिए मैं बार बार रिपीट नहीं कर रही हूं। स्थिर मूल्य पर उद्योग क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि पूछा, स्थिर मूल्य है, उद्योग क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि में क्या होगा, तो विनिर्माण क्षेत्र में ज्यादा हुआ है। इसी को अगर थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करेगा और बोला कि प्रचलित मूल्य पर सर्वाधिक वृद्धि उद्योग क्षेत्र में किस मद पे हुई है, तो ये याद रखना प्रचलित वो जब बोल दिया तो निर्माण लगाना। अगर आपको जो है दिख रहा है स्थिर तो विनिर्माण क्षेत्र लेगा, थोड़ा सा राज्य का अलग लेता है इसलिए। और अगर आपको बोला कि एक तरीके से आपको प्रचलित मूल्य बोला तो आपको निर्माण, प्रचलित निर्माण प्रचलन में है, विनिर्माण क्या है यहाँ पे स्थिर है, ऐसा याद रखना। निर्माण प्रचलन में है और विनिर्माण क्या है, स्थिर है, ऐसा याद रखना। ये जो है अपने अपने उद्योग क्षेत्र में दोनों जो है स्थिर मूल्य पे जो है विनिर्माण जो है ज्यादा आगे बढ़ा उद्योग में और आपका प्रचलित में निर्माण ज्यादा बढ़ रहा है। देखना दिन भर कंस्ट्रक्शन होते रहेगा, ऐसे याद कर लेना। चलो 100वें नंबर पे आते हैं। जीएसडीपी में स्थिर मूल्य पर सर्वाधिक न्यूनतम वृद्धि किस वर्ष दर्ज की गई है। जितने भी जीएसडीपी है उसमें स्थिर मूल्य पर सबसे न्यूनतम वृद्धि किस वर्ष देखी गई है, तो याद रखिएगा ये इसी के साल था 2020-21 जब -1.77% ये स्थिर मूल्य पर न्यूनतम वृद्धि दर्ज की गई थी, ये ध्यान रखिएगा। 101वां क्वेश्चन हमारा शगुन का, स्थिर भाव पर राज्य में 2020-21 में किस क्षेत्र में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज किए जाने का आसार है। ये इस साल का बताया है। स्थिर भाव पे कौन सा ऐसा क्षेत्र रहेगा जो ऋणात्मक वृद्धि दर्ज करेगा, याद रखिएगा उद्योग इस साल भी ऋणात्मक रहेगा, ऐसा कहा गया है -5.2%। याद रखिएगा -5.2% के आसपास जो है ये ऋणात्मक रहने के आसार है। इसको देख लीजिएगा, एक -5.02 है या 2% है, एक बार चेक कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से ये -5.02 है, ये ध्यान रखिएगा, ये परसेंट में आपको मिल जाएगा, ये ऋणात्मक होने वाला है। तो यहां तक हमारा क्या था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि स्पीड इसलिए रहता है क्योंकि वन लाइनर है। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, एमसीक्यू फॉर्मेट में करना है, रोज रात को 8 बजे जुड़िए, उसमें सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सुपरवाइजर बस का है, फूड इंस्पेक्टर, वार्डन या पटवारी, एएसआई, सीजीपीएससी, व्यापम, कोई भी दुनियादारी का एग्जाम तैयार कर रहे हो, आपके लिए एमसीक्यू करना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप जो पढ़ रहे हो उसके लिए आपको टेस्ट के लिए इधर उधर पैसे अभी फिलहाल के लिए जो है आप अगर सीजीपीएससी व्यापम का टेस्ट दे रहे हो तो अलग बात है, पर हर बार के लिए हर चीज के लिए अलग अलग तो आप टेस्ट नहीं दे सकते। जैसे जिसमें क्वेश्चन आपको मिलते हैं, मान लीजिए सीजीपीएससी का, व्यापम का, अलग अलग जगह आप नहीं कर पा रहे हो तो क्या करो, उस एमसीक्यू में बैठो, वहां पे जो भी क्वेश्चन आएंगे बनाने का कोशिश करो, तो आपका रोज का टेस्ट हो जाएगा। एमसीक्यू में रोज का टेस्ट हो जा रहा है हमारा, वहां पे सर जो है लेते हैं 50-60 क्वेश्चन रोज के रहते हैं, आपको रोज 50-60 क्वेश्चन ऐसे ही मिल जाएंगे और तैयारी करने को मिलेगा। तो रोज 8 बजे आप रिमाइंडर अपने फोन पे लगा लीजिए और हर 8 बजे आप एक बार चेक जरूर कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। इसके लिए जरूरी क्या है, सब्सक्रिप्शन करना है ना, शुरू से लगा हुआ दिखते रहता है आपको बोर्ड में ये सर आने वाले हैं। चलिए अभी के लिए विदा लेंगे, धन्यवाद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। पसंद आएगा तो जरूर लाइक शेयर करिएगा। चलिए।